हर्ष हर्ष पूर्वक वो तैयार हो जाते हैं। तो आइए आज उनकी बात सुने और कंप्यूटर लर्निंग में आप क्या सीख सकते हैं, आपके लिए स्किल में क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उससे ध्यान पूर्वक सुने। आप ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए बोध कृष्ण मिश्रा जी को हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपसे रूबरू होके बात करें। बोध कृष्ण मिश्रा जी बोलिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ। अच्छा, ये मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है कंप्यूटर में, पता नहीं कुछ इशू होगा। वीडियो हाँ, हम ऐसा वीडियो तो करते हैं। यही लोग स्टार्ट करेंगे ना। पीपीटी आप लगाइए भाई। ये लोग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फेल टू स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सिलेक्ट अनदर वीडियो कैमरा। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई इशू नहीं है। हम लोग टेक्स्ट पे काम। हाँ। ये वीडियो तो बाद में है ना, अभी तो पीपीटी हाँ जो है ठीक है वो नमस्कार। सर। आज की इस हाँ, शानदार पहले पीपीटी, पीपीटी दिखाइए। वीडियो बाद में। हाँ, निकी मिश्रा जी। दिखा दिखा। अच्छा, वो दिखाएंगे, बस वही यही है। हाँ, हाँ चलिए यही। हाँ ठीक। ठीक है सर। रहने दीजिए निकी जी। हाँ चलिए। हाँ चलिए हाँ, सर। नमस्कार सबको। मेरा नाम बोध कृष्ण मिश्रा, और बीके सिन्हा सर ने एक मौका दिया मुझे कि बच्चों से, मतलब लोगों से बात करने का। खासकर मुझे ये भी बताया गया कि दिव्यांग जन के मतलब उनको सपोर्ट करने के प्रावधान में अलग अलग तरह के मॉड्यूल का ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लोगों ने चलाया है। मुझे भी इसका सौभाग्य मिला। इसके लिए हम विशेष रूप से विजय बीके सिन्हा साहब को धन्यवाद देते हैं। मैंने जैसे बताया, मेरा नाम बोध किशन मिश्रा है। हम 2002 में ही एमसीए किए थे। उसके बाद हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट से एमबीए भी किया। और मैं 2007 में बिहार सरकार का जो आईटी डिपार्टमेंट था, उसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय में ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ गया। तो उस समय जो आईटी सेक्रेटरी थे, उनका नाम था आलोक वर्धन चतुर्वेदी। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मिश्रा जी, इतने सारे ई गवर्नेंस सिस्टम को चलाने वाले लोग तो चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मैं प्रयास करूंगा। और एक बिहार नॉलेज सेंटर खुला ललित भवन में, जिसका मैं प्रभारी था। बेल्टॉन का ही वो प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट स्पेशली मुझे दिया गया चलाने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने लगभग 30,000 लोगों को नौकरी लेने में ट्रेनिंग दे करके मदद किया। और उस समय में मुझे एक बहुत अजीब अनुभव हुआ, क्योंकि बिहार से पलायन का कॉन्सेप्ट बहुत था। हम लगभग 2,000 से 3,000 लोगों को बाहर से बुला करके बिहार में नौकरी दिया। तो ये एक अच्छा अनुभव था। भली सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक टॉपिक होना चाहिए। और बहुत अच्छा, जिन्होंने भी इनको ये फ्लायर बनाए हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा थीम डाला है इसमें कि लर्न अर्न लीड एंड सर्व। और मैं दिव्यांग जनों की तरफ मुखातिब होऊंगा। मुझे ये बोलते हुए बहुत ही अलग तरह का अनुभव होता है कि ये जो दिव्यांग जन जिनको बोला जाता है, भगवान उनको अगर कहीं ना कहीं, अगर एक साइड में कुछ दिक्कतें होती हैं, तो दूसरा साइड बहुत बड़ा मजबूत पक्ष डाल देते हैं। मेरा भी भाई है एक, 10 महीने के उम्र में ही पोलियो से ग्रसित हो गया था। वो चल नहीं सकता है बढ़िया से, लेकिन आज वो डिफरेंट लेवल पे
अभी वो एस्ट्रो मतलब ये क्या बोलते हैं, ज्योतिष को के कॉन्सेप्ट को अध्ययन करके बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है और बहुत अच्छा जानकारी भी रखा हुआ है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक पहलू, कुछ ना कुछ तो सब तो भगवान का खेला है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो निश्चित रूप से कि उनके प्रोग्राम के आगे में हमारा आपका प्रोग्राम कुछ नहीं चलता है। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं, अभी आप देख ले होंगे, अभी हाल में ही हुआ था कॉमनवेल्थ में बहुत सारा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ था। उसमें देखिए आप दिव्यांगजन सब कितना कमाल किए हैं। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुख्य धारा से अलग नहीं है ना। और खास करके जिस पर टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी करने का जरूरत ही नहीं है। बेसिक ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, देखिए जब भी इसके यहाँ पर हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम पे आते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम क्या है ना, कि एक पिरामिड है। पिरामिड मतलब देखे होंगे कि जो ऊपर के तरफ नुकीला रहता है और नीचे के तरफ चौड़ा होता है। तो नुकीला उसको हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। उसमें सबसे ऊपर में रहता है 1-2 लोग 4 लोग बैठे रहते हैं, वो होते हैं डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसके बाद नीचे आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। फिर आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और सबसे बड़ा जो पिरामिड का हिस्सा है वो ऑटोमेशन सिस्टम आता है। और ऑटोमेशन सिस्टम में बहुत पोटेंशियल है, लाखों लोगों को वो जॉब दे रहा है। और ऑटोमेशन सिस्टम के लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत बड़ा एमटेक बीटेक करने का आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास चीजें आपको गौर करने की जरूरत होती है। और उसी मतलब हम तो पूरे ऑटोमेशन सिस्टम को एक पेज में पढ़ाते हैं, है ना, कि इसको कैसे किया जाता है। तो ये वो पेज हम आपको बाद में हम ये लिंक में डाल देंगे। वो सिंगल लाइन का पेज है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है ना। उससे बाकी ये सारा चीज तो उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है डेफिनेशन, मैं किसी किताब को रेफर नहीं करता, है ना। मैंने खुद किताब लीक करके बिहार नॉलेज सेंटर में मात्र 148 पेज की किताब लीक करके और 30,000 लोगों को नौकरी दिया। और उन लोगों को सबको बोला किताब ले लो, फ्री में देता था वहां पे। और लोग उसको एज ए नोटबुक अपने बैग में रखते थे और जहां जहां दिक्कत होती थी उसका रेफरेंस लेकर के बहुत अच्छा वो लोग चला रहे हैं। अभी भी आप नाम सुने हुए कि बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो बेल्ट्रॉन का प्रोग्रामर, तो बेल्ट्रॉन का आईटी बॉय, सब मेरा भेजा हुआ है। 2017 से पहले लगभग 22,000 लोगों को मैंने भेजा था, है ना। उसके बाद भी प्रक्रिया चालू है, लेकिन उसके तरीके अलग है। मैं 2016 में रिजाइन कर दिया था वहां से, और मेरा अपना कंपनी है भारतीय कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग आते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे क्या है ना कि क्या कहते हैं, हम लोग कंप्यूटर को देखिए, जो लोग सुन रहे हैं इसमें, जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो सीखने वाले लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि मैं उसको 2 बार रिपीट करूंगा उस डेफिनेशन को। जरूर 1 लाइन का 2 लाइन का डेफिनेशन लिख लें कि कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है। कंप्यूटर इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। वो सिर्फ एक डिब्बा है कंप्यूटर। इट इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एक जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जैसे कि बैंक में जाएंगे तो बैंक से रिलेटेड होगा, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल से रिलेटेड होगा, स्कूल में जाएंगे तो स्कूल से रिलेटेड होगा। तो इट इज द एप्लीकेशन प्रोग्राम व्हिच मेक्स कंप्यूटर यूजफुल फॉर द यूजर। मतलब कंप्यूटर अपने आप में डिब्बा है, उसका कोई रोल नहीं है। वो डिब्बा घर में ले आइए, किसी काम का नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर हम उसमें डालते हैं तो हमारे लिए वो यूजफुल होता है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम टोटली डिपेंड्स अपॉन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम।
बस इतना ही खेला है बॉस। मैं वो फोटो वाला एक पेज का, सिंगल पेज का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, सारे लोग को ग्रुप में मिल जाएंगे। तो वो उन चीजों को बस इतना ही है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप इतना कहानी सुनने से के बजाय सीधे जानिए कि विंडो आप लोगों को जो दिख रहा है वो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, उसमें नहीं जाने का जरूरत है, यहाँ हम लोग कोई थेसिस के लिए नहीं बैठे, है ना। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? स्लाइड ऑपरेट मूवमेंट नहीं हो रहा है क्यों? हाँ, अभी वहां पर नहीं आया सर, आएंगे अभी हम। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, पेज डाउन हो नहीं रहा है। नहीं ये तो यहाँ से चलता है ना, ये लोग करते हैं। हाँ, तो अगला पेज में ले आइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ यस, हाँ, चलिए। अब ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मीनिंग यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजिटल टूल्स परफॉर्म ऑफिस वर्क फास्टर एंड मोर कनेक्टिविटी। ये सब किताबी लैंग्वेज बहुत अच्छा से लिखा हुआ है और बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हम कर रहे हैं कि उसका रोल है कि आखिर रोल क्या है, उसका रोल है कंप्यूटर का रिसोर्स मैनेजर। अब कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा कि कंप्यूटर में कितने रिसोर्स होते हैं। मात्र 4 पॉइंट लिखना होगा, लिख लीजिएगा कि पहला रिसोर्स है प्रोसेसर इन यूनिट, दूसरा रिसोर्स है मेमोरी यूनिट जिसको रैम बोलते हैं और प्रोसेसर यूनिट को सीपीयू बोलते हैं, तीसरा रिसोर्सेज है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट जैसे कीबोर्ड एंड मॉनिटर, चौथा रिसोर्सेस है फाइल ऑब्लिक डिस्क यूनिट जैसे कि जितने तरह का फाइल है या उसमें जो डिस्क लगा रहता है, जो हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, आजकल एसएसडी आ गया है। बस इतना ही रिसोर्स होता है। अगर कोई लोग भी कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, हमारे जो भी मित्र बंधु लाइन पे हैं, लॉगिन किए हुए हैं, तो उनको अगर इस चारों में से किसी एक को हटा करके कंप्यूटर यूज करने के लिए बोला जाए तो किसको हटा करके यूज कर सकते हैं, वो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं अगर उनकी समझ अगर है, क्योंकि यही 4 रिसोर्सेस है। बाकी जितने चीज होते हैं वो एसेसरीज होते हैं, जैसे प्रिंटर है, फलना है, चिल्ला है, ये सब एसेसरीज होते हैं। हमको कीबोर्ड इसी पर 4 रिसोर्सेस पे काम करना होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसी 4 रिसोर्सेस को मैनेज करता है ना। तो हम लोगों को 2 चीज, एक तो कंप्यूटर के बारे में डिफाइन किए कि कंप्यूटर सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए होने पर ही यूजफुल है, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब 2 चीज को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना है कि कंप्यूटर रिसोर्सेस क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। इस दोनों के बारे में जहां भी मिले, जीमेल पे, गूगल पे मिले, कि कोई किताब मिले, निश्चित रूप से माइनर छोटा छोटा चीज पढ़ लेने से ये आपको आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बाकी जो ये लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, तो वहां पे जो लोग देखिए, अभी जो मैंने बताया आपको कि जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सबसे लास्ट पेज में कि रोल ऑफ द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। नॉर्मली क्या होता है ना, कंप्यूटर असिस्टेंट या क्या कहते हैं, कार्यपालक सहायक, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह के लोग बहुतायत में काम करते हैं और अच्छी सैलरी भी मिलती है। बिहार बेल्ट्रॉन से अगर लोग काम करता है तो 30,000 35,000 तक पहुंच जा रहा है लोग, है ना। 25-26,000 से शुरू होता है। उसके लिए कहीं कोई, उसके लिए तो दिव्यांग जनों के लिए एक रिजर्वेशन भी है। वो उनको क्या कहते हैं, रिजल्ट में भी 10% का छूट मिलता है, और क्या कहते हैं, और चॉइस पोस्टिंग भी होता है। बहुत कुछ करने का जरूरत भी नहीं है उसमें, खाली हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का बहुत अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, बेसिक चीजें कंप्यूटर का होना चाहिए थोड़ा बहुत, और वो लोग निकाल लेते हैं इससे। अब हम लोग आते हैं कि उनका रोल क्या है, हम क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे तो मिल जाता है, कभी बीके सिन्हा साहब मिल जाएंगे, कभी बीके मिश्रा साहब मिल जाएंगे, कभी कोई चौधरी जी मिल जाएंगे आपको रास्ता बताने के लिए, लेकिन हम क्यों करें, क्यों में एक है कि भाई हमको क्या क्या करना पड़ेगा।
तो वो क्या क्या करने को पहले हम टारगेट करते हैं, तब जाकर के हम कैसे करेंगे उसके लिए किताब या टूल्स, इन चीजों की जरूरत होती है। एग्जैक्टली 4 ही काम होता है बॉस वहां पे। पहला काम होता है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन। डॉक्यूमेंट, एमएस ऑफिस जो है बेसिकली जो लो, मतलब जो असिस्टेंट लेवल पे जो काम करने के इच्छुक हैं उनके लिए एमएस ऑफिस में 4 महत्वपूर्ण चीज है। पहला है जो क्या कहते हैं वर्ड, एमएस वर्ड, जिससे कि जैसा पिछले स्लाइड में लगेगा सर। पहला है कि एमएस वर्ड, उसका रोल है डॉक्यूमेंट क्रिएशन। डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट करने के लिए एमएस वर्ड करते हैं। एमएस वर्ड में क्या है ना, एमएस वर्ड में 4 मतलब चीजें होती है। पहला होता है एडिट, मॉडिफाई। नोट करते जाइए अगर कोई पढ़ने के लिए इच्छुक है तो, कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन में 4 स्टेज है: एडिट, मॉडिफाई, डिलीट एंड प्रिंट। एडिट बोले तो टाइप करना, हम टाइप करते हैं। अब टाइप तो कर लिए सीधा सीधा। उसका मॉडिफाई मतलब पेज सेटअप, तो उसको बोल्ड करना, तो उसमें क्या कहते हैं कलर डालना, या हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप कर रहे हैं तो अभी हिंदी के बाद कोई अंग्रेजी शब्द आया तो वहां पे फोंट चेंज करके उसमें अंग्रेजी शब्द डालना। तो ये सब एडिट के केस में आता है। मॉडिफाई मतलब बता ही दिए कि पेज क्रिएशन, पेज सेटअप, ये सारा चीज क्रिएट करना। और उसके बाद डिलीट, कोई चीज डिलीट करना है। अब बहुत सारा लंबा चौड़ा दस्तावेज है तो वहां एक ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल एफ से जाएंगे, उस वर्ड को डालेंगे, वो वर्ड जहां जहां मिलेगा, सपोज कीजिए कि आपको क्या कहते हैं जहां जहां कोई ऐसा शब्द डाला गया है जिसको आपको रिप्लेस करना है ना, तो उसको, उस शब्द को डाल दिया और दूसरे शब्द को रिप्लेस में डाल दिए, एक ही बार में सारा शब्द रिप्लेस हो जाएगा। तो डिलीट, मॉडिफाई, डिलीट। उसके बाद प्रिंट। प्रिंटिंग एक कला है ना। प्रिंटिंग लगातार करने से अभ्यास बनता है कि हम मिनिमम पेज को उस प्रिंटिंग में कैसे कम पेपर का बर्बाद किए हुए हम उसको काम कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होता है। तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन पहला काम है जिसको एमएस वर्ड हैंडल करता है। उसके बाद आता है डाटा एंट्री जो लिखा हुआ है। तो डाटा एंट्री नॉर्मली ये विंडो बना करके या सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें एक पर्टिकुलर डेटा डाल करके, आजकल जो सॉफ्टवेयर पर में हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, है ना। उसमें एमएस एक्सेल भी आता है। उसमें एक्सेल का यूज बढ़िया होता है। एक्सेल में एक कॉलम है लास्ट में राइट दाहिने तरफ, डेटा, वहां पे हम लोग फॉर्म भी बनाते हैं। उस फॉर्म में के थ्रू एक्सेल में हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं। एक बात और, एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड में और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अभी उसमें एक ऑप्शन है मेल मर्ज। वो इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि अभी जैसे कि सपोज कीजिए कि हमको 15 अगस्त का त्योहार मनाना है, दिव्यांग का एसोसिएशन है, उसमें सपोज कीजिए 10,000 बच्चों को हमको बुलाना है या लोगों को बुलाना है। अब हम 10,000 लेटर तो नहीं टाइप करेंगे ना। एक लेटर टाइप किया मेल मर्ज में वहां पे एड्रेस का एक डेटाबेस होता है, वो एड्रेस डाल दिए और एक ही लेटर को सबके एड्रेस पर में हम प्रिंट करके सबको चिट्ठी भेज दिए। 10,000 लेटर हमको टाइप करने की जरूरत नहीं। तो ये सब है। नॉर्मली लोग एमएस वर्ड खोलता है, टाइप किया कुछ इधर उधर छोटा करके, आप प्रिंट कर लिए, समझा एमएस वर्ड हो गया। नहीं, एमएस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बुक राइटिंग में, है ना। इन सब चीजों का बहुत अच्छा रोल है। और कोई भी 4 मॉड्यूल है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, और एक है एमएस डेटाबेस, उसको बोलते हैं। अब ये चारों चीजों का ज्ञान अगर इसमें से किसी एक चीज पे भी महारत हासिल करिए तो एक गारंटी हो जाएगा कि आप भूखे नहीं मरेंगे। एमएस एक्सेल पे जिसको बहुत अच्छा काम करने के लिए आता है वो बहुत अच्छा सैलरी पा करके, है ना, उसको बाद में टैली से थोड़ा लिंक कर देने से वो अच्छी नौकरी कमा लेता है। लोगों को आदमी नहीं मिल रहा है बहुत। आप लोग, बहुत सारे लोग बाहर में सुनते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, लोग इम्प्लॉयबल नहीं, सॉरी,
लोग एम्प्लॉयबल नहीं, नौकरी करने पानी लायक पानी नहीं। पी लिया जाए सर थोड़ा देर, थोड़ा हाँ, सा। नहीं नहीं, ठीक है, हो गया। फिर इसीलिए एम्प्लॉयबल बनने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। देखिए सर, सारे लोगों को बताते हैं कि जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, मेरा एक सजेशन है कि हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग कोर्स सीख लो, है ना। उसके बाद नौकरी आसान हो जाएगा। कितनों कंप्यूटर जानते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या जो भी काम है, इन सब चीज के लिए अगर आपके पास टाइपिंग नहीं है तो आपको कोई बढ़िया से नौकरी नहीं देगा। और अगर टाइपिंग है तो एवरेज 20,000 बैंक का ये हो। नौकरी आपको मिल हाँ जाए। ठीक है, सुनो, कंप्यूटर पर हो रहा है, ठीक बेटी है। को भी सुनाओ। और सीधी सी बात है कि तो और उसमें इसलिए एमएस वर्ड का बहुत अच्छा रोल है। पूरे सचिवालय में एक ही काम करता है सारे लोग, और वो है कि लेटर टाइप करता है। हर विभाग में खाली लेटर टाइप। उसके बाद कुछ लोग हैं जो अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं, या अभी आप लोग हम लोगों का जो लाभार्थी का ग्रुप है, मान लीजिए, उनका डेटाबेस। अब वहां क्या है ना कि एमएस एक्सेल आपको प्लेन डेटाबेस है ना। डेटाबेस का बहुत बड़ा रेंज है, ओरेकल है, तो एसक्यूएल सर्वर है, लेकिन नहीं, एमएस एक्सेल को हम लोग फ्लैट डेटाबेस करते हैं, जो कि एक 2 डायमेंशनल बेसिस पर में वो हम मतलब स्क्रीन पर में उसका एंट्री कर सकते हैं। उसमें बहुत फैसिलिटी है ना। सॉर्ट करना, सर्च करना, जैसे कि मान लीजिए आप लाखों के लोगों के बीच में सर्च करना, तो आप फिल्टर करना, सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर जिला या ब्लॉक के लिए फिल्टर करना है, तो सारा ऑप्शन है। बस कुछ नहीं करना है कि जितना टैब है, मित्रों एक बात समझ लीजिए कि जो लोग अभ्यर्थी हैं, इसमें परीक्षार्थी हैं, या जो लोग विद्यार्थी हैं, या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ये जो चारों ऑप्शन है ना, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसमें देखिएगा कि उसमें टैब होता है ऊपर में। हर टैब को जाके क्लिक कीजिए। हर टैब में अलग अलग आइटम्स या मेनू मिलेंगे आपको। हर मेनू पे जाकर के सर्च कीजिए। वहां पे आपको जैसे ही माउस ले जाइएगा ना, तो उसके नीचे कुछ लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट। टूल टिप टेक्स्ट बोलते हैं। वो विजुअल बेसिक में प्रोग्राम किया हुआ रहता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक था है, वो जो भी उनका नाम है, बिल गेट्स, वो स्कूल ड्रॉप आउट है। वो चैलेंज लिया कि हम बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को कंप्यूटर सिखा देंगे, और उसी के तहत माइक्रोसॉफ्ट का जितना प्रोग्राम है, ये जो एमएस ऑफिस देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट का जितना सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, वो लेमैन लोगों को के लिए बनाया गया है। अब वहां से क्या हो रहा है ना कि मतलब इंटेलेक्चुअल गैप को खत्म कर दिया। कंप्यूटर पे काम करने के लिए बहुत पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग कंप्यूटर पर अच्छा काम कर लेते हैं। वो उसी टूल टिप टेक्स्ट के चलते वहां जाइएगा ना, तो वहां पे आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, जैसे कॉपी के पर क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा कि इट कॉपीज टू द क्लिपबोर्ड। अब उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए एक एक टैब के एक एक मेनू को सर्च करिए। सर्च करने के बाद उसका जो उसमें डिटेल लिखा हुआ है उसको नोट करिए। कुछ चीजें तो आप खुद समझ जाएंगे, कुछ चीजें नहीं समझते हैं तो आप किसी अपने मार्गदर्शक से गाइड लीजिए। ले सकते हैं आप, मेरा नंबर ले लीजिएगा सर से, कभी भी किसी भी तरह का इसमें कोई हेल्प का जरूरत हो, एकेडमिक हेल्प हम जरूर करेंगे आपको, है ना। तो इसलिए ये सारे चीज आप बहुत उसमें किसी
बोले नहीं कि इंटेलेक्चुअल गैप को खत्म कर दिया है, कि आपको किसी दूसरे से मदद की जरूरत नहीं है, वो आराम से मदद मिल जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा। हमारा भी खुद का एक वेबसाइट है ना, उसमें हम लोग दूर दराज के बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, बहुत मिनिमम 1,000 रुपया, 500 रुपया, 1,500 रुपया के चार्ज पे, और लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। 10-10 सेट, 20-20 सेट, 50-50 सेट लोग पढ़ के अब बहुत अच्छे से अपना, बहुत लोगों को नौकरी दिया है इसके चक्कर में। गांव घर की महिला है, बर्तन मारती थी अपने घर में पढ़ लिख के, और सबको कार्यपालक सहायक में हमारे, हम नहीं सब कुछ किए, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिए, मदद मिला। हम लोगों के लिए ओपन है, कभी किसी को जरूरत होगी सर से बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अगला जो है क्या कहते हैं, डाटा एंट्री। उसके बाद ये जो ईमेल लिखा हुआ है, ये नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है। तो एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सिंपल चीज है कि आज के युग में कोई, किसी के पास टाइम नहीं है बॉस, जो किताब उल्टाएगा, सैकड़ों पेज पढ़ेगा, उसमें फिर एनालिसिस करेगा, नहीं, किसी के पास नहीं है। आप जाइएगा साहब के पास या किसी के पास लेकर के, हाँ बोलो क्या है, तो लोग क्या करता है, हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पी क्या। बैक रहने ही दीजिए अभी। हाँ ठीक है। आज जो है ना महत्वपूर्ण, ये जो है ऑफिस से संबंधित जो अपना है, ये आप लोग बहुत अच्छे से सीखिए, और ये सर जो है आप लोग को बहुत मदद करेंगे। तो आपको जो चीज बताया जाए नोट भी कर लीजिए, ठीक है? हाँ, नोट कर लीजिए। सर सर स्वागत। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हम लोग क्या है ना कि आते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है। दोस्तों, जिस जैसे 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 क्या होता है ना कि जब हम हमारे पास बहुत चीज, मतलब कोई भी चीज अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण लोग चीज कब बनता है, जब उसका एप्लीकेशन, मतलब उसका इस्तेमाल बहुत मास लेवल पे होने लगता है। पहले कंप्यूटर क्या था ना, कहीं कहीं यूज होता था, ठीक है, तो इतने सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते थे। लेकिन अब है ना कि कहीं कहीं ही यूज नहीं होता है, तो जिसका परिणाम हुआ है कि बहुत सारे, मतलब हर जगह पे, अब आप जाइए ना, छोटा छोटा होटल में, छोटा छोटा दुकान पे, वहां बिलिंग सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। अभी क्या कहते हैं, छोटा, अभी आपको देखिएगा कि व्यापार बहुत बढ़ गया है। तो जितना व्यापार बढ़ा है, आपको पता नहीं होगा, एक अच्छा टैली जानने वाला 10-10 कंपनी को कंसल्टेंसी देता है ना। हम लोग, एक रमेश जी हैं हमारे मित्र, उनको बुलाते हैं, 10 दिन बुलाते हैं तो एक दिन आते हैं एंट्री करने के लिए, और वो लेते हैं एक दिन का, अगर आप बुलाते हैं तो 1,000 रुपया कंसल्टेंसी चार्ज लेते हैं। इसीलिए ये मत समझिए कि हम बीटेक कर लेंगे, बीसीए कर लेंगे, मतलब या एमसीए कर लेंगे तभी हमारा पूछ पड़ेगा, नहीं। 90% काम डाटा, पूरे दुनिया में जो कंप्यूटर वर्क होता है उसमें 90% काम इसी लेवल का होता है, जो हम आपको शुरू में बताए थे कि नीचे का जो पिरामिड होता है वो बड़ा चौड़ा होता है, उसका डेप्थ भी बड़ा होता है, क्योंकि 90% लोग, मात्र 10% लोग अदर वर्क में जो डेवलपमेंट कर सकते हैं या नेटवर्किंग कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। इसलिए कंप्यूटर में आप इन चीजों को सीख करके, इन चीजों को करके आप बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, और मतलब जीविकोपार्जन तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि इसका महत्व क्यों बढ़ा, हर जगह हुआ, इसका महत्व बढ़ा।
महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका जो दिखा हुआ है कि सेव टाइम, रिड्यूस एरर, यहाँ गलतियां कम होती हैं। अगर गलतियां होती भी हैं तो आप पहले वाली बात है नहीं कि प्रिंट करके आया उसमें गलती चुना फिर जाके टाइप करो, पूरा नहीं। अब जाकर के आप सीधे से एक पर्टिकुलर एरर पॉइंट को जाकर के वहां करेक्ट कर दिए तो पूरा डॉक्यूमेंट सही हो गया, है ना। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, नेचुरली कम एरर होगा, समय बचेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कम समय में अधिक काम हम लोग कर पाते हैं, टाइम कंपाउंडिंग हो जाता है। डेटा को हम बहुत व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए दिव्यांग जनों के बेनिफिशियरी का पूरे बिहार में मान लीजिए 5 लाख डेटा है। तो 5 लाख डेटा को हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग कीवर्ड से उसको फिल्टर करके सामने में विद इन 10 to 15 मिनट हम ले आकर के सामने में रख देंगे, जिससे कि काम तेजी से बढ़ेगा। नहीं तो पहले लोग फाइलें खोजने में महीनों महीना लगा देता था कि ना फाइल ना मिल रहा है, आइएगा बाद में देखेंगे। अभी सब कुछ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। कम्युनिकेशन, अब क्या है ना कि वो जो नेटवर्क की बात हम लोग कर रहे थे जिसके साथ आगे ईमेल लिखा हुआ था, तो ये कम्युनिकेशन बेहतर करता है। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि पहले हर काम के लिए ना वो जो प्यून का नौकरी खत्म हो गया इससे। अभी क्या है कि मेल कर दिया, है ना, उसको आपको मेल कर दिया सर, वो मेल खोल के देख लेता है ना, वहां से देख करके उसको जो भी रिप्लाई करना होता है वहीं पे रिप्लाई कर देता है। तो इस ऑफिस से उस ऑफिस जो जाने में टाइम संवाद वाहक का जो मामला होता था, नहीं जाएंगे जाएंगे तो आपका लेटर पहुंचाने के लिए आता था तो वो भी कुछ मांगिए लेता था। तो वो सब सारा कहानी अब खत्म हो गया है। उसके बाद संचार बेहतर हो गया है। पेपर वर्क, अब बताइए ये सबसे अच्छा चीज हो गया। बिहार ऐसा राज्य पेपरलेस होने जा रहा है या हो गया है मैक्सिमम जगह पर में। एक पेपर, मतलब लोग जो पर्यावरणवादी विद सब जो बोलते हैं कि एक पेपर अगर हम बचाते हैं तो कितना पेड़, मतलब क्या कहते हैं, पूरे हिंदू दुनिया में या हिंदुस्तान में कटने से बच जाता है। तो ये सारा चीज होना चाहिए। स्मार्ट ऑफिस, आपको बहुत सारा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगा। एक पेन ड्राइव में 32 GB अगर डेटा है तो उससे भारत ऐसे देश का 3 देश का डेटा उसमें रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इतना जगह लगता है, मतलब बचता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला स्लाइड दीजिएगा। अब यहाँ पे, अब यहाँ ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कंप्यूटर पर, अब फिर लौट के आते हैं कि डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, है ना, कि डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है। लैप मतलब होता है गोदी, बच्चा सबको गोदी में नहीं बोलता है कि लैप। तो लैप गोदी में रख करके जब तो हम काम कर सकते हैं उसको लैपटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप होता है जो हम किसी न किसी टेबल वगैरह पे रख के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, वो पोर्टेबल नहीं होता है। लैपटॉप पोर्टेबल होता है। कीबोर्ड माउस, ये सब इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जो हमने आपको बोला था शुरू में कि कंप्यूटर रिसोर्सेज में 4 रिसोर्सेज है। एक प्रोसेसर है, एक मेमोरी है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो उसमें इनपुट डिवाइस हुआ कीबोर्ड माउस, और होता है डिवाइस, है ना, जैसे कि एक पॉइंटर होता है लाइट पे पर, अभी देखते होंगे जो स्मार्ट बोर्ड पर में हाथ से ऐसे ऐसे लिख देता है कलम से, तो वो सभी पॉइंटिंग डिवाइस को बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, आपका जिस पे स्क्रीन है जहाँ पे आप देख के काम करते हैं, तो वो मॉनिटर जो है सो आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर एंड स्कैनर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्कैन करके हम सिस्टम में डालते हैं, इसलिए स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस। और हम कोई भी चीज को प्रिंटर पे भेज करके प्रिंट लेते हैं तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क है वो स्टोरेज डिवाइस है। रैम से कंफ्यूज कर जाता है लोग, रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो मेमोरी है। मेमोरी का मतलब क्या होता है?
नॉर्मली सब लोग मेमोरी का मतलब पूछता है स्टोरेज डिवाइस, नहीं। मेमोरी का मतलब होता है कि जहां पे करंट वर्किंग डेटा मौजूद हो। जैसे आज बीके सिन्हा साहब ने मुझे कहा था कि संध्या काल आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। तो अभी मैंने अपने रैम में कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को रखा। अभी सीजेपी का जो आंदोलन था वो मैसेज या उसका न्यूज हम नहीं रखे, अभी सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे दिमाग में है। दैट इज कॉल्ड रैम, मतलब करेंट वर्किंग डेटा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पर जो अभी वहां है, नोट कर सकते हैं। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि रैम में करंट वर्किंग डेटा होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, आज बायोलॉजी का एग्जाम है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को अपने रैम में लेके जाते हैं, मेमोरी में। इसीलिए नेवर कंफ्यूज रैम विद द स्टोरेज डिवाइस। रैम होता है वोलेटाइल होता है, वहां लाइन कट गया, वो मेमोरी खत्म, वहां उसमें जो भी स्टोरेज है मतलब वो टेम्पररी स्टोरेज होता है, वो हम अभी लेके जाते हैं। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होता हो गया बायोलॉजी का, अगला दिन अगर फिजिक्स का एग्जाम है तो आपके रैम में से बायोलॉजी खत्म, अब फिजिक्स आ जाएगा। इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों को बोल रहा हूं कि रैम को कंफ्यूज मत करना। रैम इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, इट इज ए मेमोरी यूनिट। स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है कि आपको हार्ड डिस्क आता है, अभी एसएसडी है, अभी बाहर मतलब अभी आपको बाहर से भी मतलब एक्सटर्नल डिस्क आता है ना। तो वो क्या कहते हैं, उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब तो बहुत सारी चीज, अब जैसे पेन ड्राइव है ना, ये सारी चीजें हैं जो कि स्टोरेज डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों के देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह का होता है। पहला होता है, सपोज कीजिए कि अभी जो हम आपको जो लेमेन, जो सर्वसाधारण जो कंप्यूटर यूज करता है उसके लिए विंडो है ना। लेकिन जितना बैंक सब में जो यूज होता है वो लाइनक्स यूनिक्स सिस्टम पे यूज होता है, क्योंकि विंडो को करप्ट किया जा सकता है। आए दिन सुनते होंगे विद्यार्थी सब से हम मुखातिब हैं कि विंडो करप्ट हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि विंडो जो है ना ओपन सोर्स है प्रोग्रामिंग का। उसमें देखिएगा कि एक शब्द सबको सुनने में आता होगा, वायरस हो गया। ये वायरस क्या है? ये वायरस है आदमी के द्वारा प्रोग्राम, एंटीवायरस सब को बेचने के लिए वायरस का प्रोग्राम किया जाता है ना। क्या कहते हैं, वायरस एक प्रोग्राम है जो खुद को रीजेनरेट कर करके आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। वो कहीं घुस जाएगा, कहीं परेशानी करेगा। तो इतने तरह का जो एंटीवायरस का मार्केट चल रहा है। जैसे है ना, अभी हम लोग देखते हैं जो जंक फूड और फार्मास्यूटिकल का नेक्सस है ना। खूब आपको मार्केट में खूब प्रचार करता है जंक फूड का, उसके बाद दवाई तो आप खेवे की। उसी तरह से वायरस है। वायरस जो है वो मतलब मैन मेड, वैसे तो कंप्यूटर मैन मेड है, लेकिन वायरस जो है सो मतलब नोटोरियस प्रोग्रामर मेड प्रोग्राम है ना, जिसको जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, करप्ट करता है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सस्ता है, बहुत आसान है, अवेलेबल है। पायरेटेड सीडी बाजार में मिल जाता है ना। 2012 का कीमत है 12,000 रुपये, मतलब 2010 प्रो का बाजार में 120 रुपया में उसका सीडी मिल जाए। तो क्यों आपको नहीं पता है? और मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं पहली बार कंप्यूटर 1991 में सीखना शुरू किया था। इसलिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर में कौन कौन दुष्कर्म हुआ, कहां कहां से कहां कहां तक पहुंचा है, उस सब के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं।
है ना। तो ये जो सस्ता लेबर अमेरिका सबको चाहिए, यूरोपियन कंट्री को चाहिए, तो यहाँ अगर वो लोग पायरेटेड सीडी अवेलेबल होने से नहीं मना करेगा, तो लोग सस्ता में घरे घरे देखते नहीं, गली गली में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। अगर एक सिस्टम का अगर वो कंप्लीट जेन्यून सिस्टम लाएगा, तो आज के युग में भी 70 से 75 हजार रुपया खर्चा होगा। MS ऑफिस का कीमत है 12 हजार रुपया, विंडो कीमत है 10-12 हजार रुपया, है ना। और बाकी सारी चीजें जो और सॉफ्टवेयर सब दो चारों ले लिए, तो उसका कीमत कुल मिला करके सॉफ्टवेयर की कीमत 50 हजार, और कंप्यूटर 20 से 22 हजार में मिल जाता है, 10 हजार में मिल जाता है। और जेन्यून PC भी लीजिएगा तो फिर कॉस्टली पड़ेगा। तो कहाँ से इंस्टीट्यूट वाला चलाएगा? यहाँ 9 हजार 8 हजार में खरीद के ले जाता है, इंस्टीट्यूट चलाता है, हमारे बच्चे सीख जाते हैं, कुछ काम के बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से दुनिया भर के लोग चाह रहे थे कि बिहार भारत में लोग कंप्यूटर सस्ता में सीख जाए, जिससे कि हमको काम करने के लिए मिल जाएगा। बहुत लोग कुछ करके अमेरिका चला गया, कहीं चला गया, बढ़िया पैसा कमाया, है ना। अब तो बहुत सारी चीजें भारत में भी हो रही है, इसलिए बहुत टेंशन करने का जरूरत नहीं। तो वही कर रहे हैं कि इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे अभी है वो वीडियो में गूगल में या क्या कहते हैं यूट्यूब से ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर्मेटिंग, इंस्टॉलेशन, विंडो का जरूर सीख लें। क्योंकि जब आप काम करेंगे कहीं पे एज ए कंप्यूटर असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर पे। जितने तरह का फाइल होता है कंप्यूटर में, देखिए खासियत क्या है, क्यों बताए, इसमें इंटेलेक्चुअल गैप जो है वो इंटेलेक्चुअल गैप कम है। क्योंकि किसी भी फाइल, मतलब एक नाम का दो फाइल एक जगह आप रख ही नहीं सकते। सब फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन है। जैसे कि डॉक के फाइल का एक्सटेंशन है docx, मतलब प्रेजेंटेशन का है .pptx, है ना। तो इसीलिए हर फाइल मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है और करना बहुत आसान है ना। एक तरह का फाइल को, जैसे कि, और कभी भी XYZ ABCD करके फाइल मत सेव कीजिए, क्योंकि एक लाइन और मैं बोल रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर आप वहां नहीं भी हैं तो भी आपके किए हुए काम को आइडेंटिफाई करके लोग उसका इस्तेमाल कर सकता है। सपोज कीजिएगा आप 5 दिन की छुट्टी पर में, है ना, और उस 5 दिन के छुट्टी पर में आपके ऑफिस का काम तो ठप नहीं होगा। तो वहां फाइल का नेमिंग हम इस तरह से करेंगे जो कि कल को हमको खुद भी खोजने में आसान हो, और मतलब फाइल एंड फोल्डर बोथ का, और जिससे कि जो भी हमारे एब्सेंट में लोग रहेंगे वो आपको क्या कहते हैं खोज करके काम को आगे बढ़ावे, है ना। अब यहाँ पे क्या है ना कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल ऑफिस वर्क। सही है, इतनी बातें हम लोग उसी के लिए तो कर रहे हैं तब से। हाँ, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान डिजिटल कार्यालय करनी। अगला स्लाइड प्लीज। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, विंडो है, लाइनक्स है, ये सब चीज एकेडमिक है। आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स एंड अलाउज अस टू यूज द डिफरेंट एप्लीकेशन। मैंने आपको क्या कहा था, मेरा जो एक लाइन का फॉर्मूला था कि कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है, वो डिब्बा है, और तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को लोगों के लिए यूजफुल बनाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो वही लिखा हुआ है ना कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर एंड अलाउज अस टू यूज डिफरेंट एप्लीकेशन। तो वो आपको वो जो बताए थे डेफिनेशन, वो यहाँ आपको दिख गया। अब क्या है ना कि यहाँ पे एग्जाम्पल विंडो है, लिनक्स है, ठीक है। लिनक्स जो होता है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
मतलब लाइनेक्स में क्या है ना कि एक ही लाइनेक्स के एक ही जगह पे इन्वायरमेंट में हम अलग अलग यूजर क्रिएट करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एक बात गौर कीजिए कि आपका मान लीजिए गूगल में आप जीमेल आपका है ना। गूगल तो एक ही सर्वर है, करोड़ों जीमेल आईडी है, आखिर कैसे काम करता है? तो उन चीजों को चलाने के लिए यही लाइनेक्स, इसमें यूनिक्स, लाइनेक्स का नाना है यूनिक्स, लाइनेक्स उसी से जन्मा है ना। तो ये विंडोज वर्जन है, मतलब थोड़ा सा इंटरेक्टिव वर्जन है लाइनेक्स। उससे पहले वो TUI टेक्सचुअल यूजर इंटरफेस। विंडो क्या है ना, विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बच्चा भी कंप्यूटर चला लेता है ना। लेकिन लिनक्स चलाने के लिए ज्ञान चाहिए, हर कमांड को याद करना पड़ता है। हाँ, मैक ओएस है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड सिस्टम है, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी क्या कहते हैं, बेसिक टास्क इसमें जो लिखा हुआ है क्या क्या करना है। तो हम कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि अ, देखिए एक चीज और बीच में हम ऐड कर देते हैं जो इसमें नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम इंटीग्रेटेड रूप से देखते हैं तो उसमें दो पार्ट है बेसिकली, तीन पार्ट है। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको कि आप एकदम मुरकट्टी भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वो हो गया हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में दो पार्ट है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपने जरूरत के हिसाब से बना लेते हैं, है ना। जैसे बैंक में जाइएगा तो बैंक का मिलेगा, हॉस्पिटल में जाइएगा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। उसके बाद स्कूल में जाइएगा तो स्कूल अपने हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना करके रखा हुआ है। और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जो सिस्टम को चलाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। आपका एंड्रॉयड अगर फेल हो जाता है तो आपका मोबाइल में जितना कहानी है सब खत्म, ठीक है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन जो आपको शब्द मिला है बेसिक टास्क में, इसीलिए मैं थोड़ा वापस गया उधर कि आपको बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस सिस्टम को रन कराने के लिए अलग अलग आपको मॉड्यूल बना करके डाला हुआ है ना। जैसे गाना सुनना है, जैसे कैमरा चलाना है, ये सब सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। फाइल को मैनेज करना है ना। उसके बाद ये कॉपी मूव डिलीट, सर्च फाइल शट डाउन। हाँ, तो ये सर्च फाइल ये सारा चीज एप्लीकेशन का पार्ट है। अब नीचे जो सबसे लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं शट डाउन प्रॉपरली। शट डाउन क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन है नहीं तो हम किसी से कुछ पूछेंगे, अब पढ़ने वाला कोई बताएगा। तो एक चीज बता देते हैं, शट डाउन हम लोग इसलिए करते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि एक प्रोसेस शुरू होता है, बूट प्रोसेस, ठीक है। देखिएगा कुछ चीज अपने से चलते रहता है, ठीक है ना। कुछ कुछ तो लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए लोग उधर कंप्यूटर का स्विच ऑन कर दिया, इधर उधर देख रहा है। हम लोग चूंकि MCA किए हुए हैं तो हम लोग उसका एक एक लाइन को पहचानते हैं, वो कर क्या रहा है उसमें। वो भी बताता है कि देखिए अभी आप कंप्यूटर जो स्टार्ट किए हैं तो पिछले दिन जो आप खोले थे तो ठीक से बंद नहीं किए थे, तो हाथ निकाल के तो मारेगा नहीं, गाली भी नहीं देगा, लेकिन वो अपना दुखड़ा जरूर वो बूट प्रोसेस में बता देता है। तो इसीलिए तरीका है कि साफ मतलब शट डाउन जो है प्रॉपरली करने से, कि जैसे कि हम अभी बोले ना कि रैम जो है करंट वर्किंग डेटा रखता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहले पंखा उनका जो उसका चलना होता है चलता है, उसके बाद रैम पे जाता है कंट्रोल,
और रैम पे जाता है तो विंडो को लोड करता है विंडो के फाइल को वहां पे लेके आता है, और जब हम शट डाउन करते हैं तो वापस विंडो के फाइल को जहां से लाया होता है वहां वापस जाके छोड़ता है। तो हम अगर प्रॉपर शट डाउन नहीं करेंगे तो वो फाइल वहीं रह जाएगा या आधा अधूरा जगह पे पहुंचेगा। तो आप देखते होंगे कि बहुत लोगों का सिस्टम जो है तो बहुत स्लो हो जाता है, इसी वजह से हो जाता है। दूसरी बात, हम उसको विद्यार्थी सबको जो पढ़ाते थे तो उन सबको ऐसे सिखाते थे कि अगर शट डाउन जो सीधे स्विच ऑफ कर देने वाले को बोलते थे कि तुम जो घर निकलने लगते हो और रोज अगर हम तुमको एक चाटा गाल पे दे करके विदा करें और वो अगर 2 महीना डालेंगे तो क्या होगा, तो सर काला हो जाएगा। बस उसी तरह से शट डाउन अगर हम प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हमारा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर में वो बैड सेक्टर क्रिएट होता है, जिससे भविष्य में हार्ड डिस्क को क्रैश होने का आशंका रहता है। इसीलिए कंप्यूटर एथिक्स है ना। जैसे डॉक्टरों के बारे में कहा गया है कि बिना ईसीजी कराए हुए अगर आपको एसओएस टैबलेट खिलाता है तो उसका डॉक्टरी का डिग्री को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि आजकल तो बहुत बताना नहीं है पब्लिक डोमेन में, लेकिन उसी तरह से जो लड़का कंप्यूटर यूज कर रहा है और शट डाउन करके नहीं जा रहा है, सीधे स्विच ऑफ कर दे रहा है, उसकी कंप्यूटर की डिग्री को छीन लेनी चाहिए। बस मेरी इस स्टेटमेंट को इतना ही गंभीरता से समझ लो कि शट डाउन प्रॉपरली करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला स्लाइड। अब ये फाइल फोल्डर मैनेजमेंट है। ये सब हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आप गुड फाइल मैनेजमेंट मतलब आप फाइल फोल्डर को बढ़िया से नाम डालिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा आपको सा आपका समय का। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी आपके ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा, है ना। यूजफुल मीनिंग बोले ना, यूज मीनिंगफुल फाइल नेम। तो ये सब क्रिएट सेपरेट फोल्डर, कीप रेगुलर बैकअप, सही कर रहा है। क्या होता है ना कि नॉर्मली लोगों को बीमारी क्या है ना, जो लोग नए नए काम करते हैं जिनको आइडिया नहीं है या जो भी है बहुत बिजी है, वो लोग क्या करते हैं कि सब काम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। नहीं, नेवर सेव, क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं आपको, क्योंकि जब विंडो करप्ट करेगा तो डेस्कटॉप का एक भी फाइल आपका रिकवर नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी कोई फाइल सेव कीजिए, इंपोर्टेंट फाइल सेव कीजिए, उसको आप अति पे सेव कीजिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा चीज मैंने पहले बताया हुआ है कि एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, है ना। तो वो सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। और क्या कहते हैं, उन सारी चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग दस्तावेज बनाते हैं, मतलब लेटर बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, नोटिस बनाते हैं, आवेदन लिखते हैं, सर्टिफिकेट भी आप डिजाइन कर सकते हैं, बाकी सारा चीज हो सकता है। अगला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, स्प्रेडशीट जो एक्सेल है, एमएस उसको डेटा मैनेजमेंट बोलते हैं कि एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट बोला जाता है क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसमें टेबुलर फॉर्म में रहता है ना। उसमें बहुत सारा वो, ये क्या कहते हैं, उसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, सॉर्टिंग फिल्टरिंग, है ना। डेटा एनालिसिस, उसमें डेटा एनालिसिस भी होता है। फॉर्म बना के डेटा एंट्री कर दीजिए। उसके बाद जैसे कि आप देखिए होगा ईएमआई कैलकुलेशन, है ना, ये सारा चीज उसमें ऑप्शन रहता है एमएस वर्ड में। इसलिए मैंने बोला कि आप एमएस वर्ड के एक एक टैब के एक एक मेनू को खंगालिए, और खंगाल करके कॉपी पर, कोई नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पे नोट कीजिए और नोट करने के बाद उसको खोजिए।
मान लीजिए जो चीज नहीं मिला गूगल में सर्च कीजिए, अगर कहीं अगर आसपास कोई मार्गदर्शक नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये स्प्रेडशीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको बोले नहीं कि ये इससे एक अधिकार आपका छीन लेता है, वो आपको बेरोजगार होने का अधिकार। अगर MS एक्सेल को खूब बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको क्या कहते हैं ये सारी चीजें हो सकता है। अगला स्लाइड, टाइम बहुत हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट हम लूज करेगा। अगला स्लाइड दीजिए, प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन अभी शुरू में बताए थे आपको कि लोगों के पास टाइम नहीं है, कम शब्दों में उसको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने रख लेना, है ना। एक कम मेहनत में बहुत सारे लोगों को बता देना। जैसे अभी 50 51 लोग सामने में कहीं कहीं डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं और वहां पे क्या कहते हैं और ये अच्छा प्रेजेंटेशन बना हुआ है। इससे हम लोग इतने सारे लोगों को एक्सप्लेन कर पाए, है ना। इससे ये बेनिफिट है, ट्रेनिंग है, मीटिंग है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई भी चीज बहुत सारे लोगों को बहुत कम समय में बहुत संक्षिप्त समय में बताने का इसको फायदा होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का रूल है मैक्सिमम 6 लाइन होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्मार्ट, सिंपल, मैनेजेबल, टाइम बाउंड, है ना। ये सारा चीज उसमें होता है कि अनंत काल तक प्रेजेंटेशन नहीं चले। मैक्सिमम 10 से 12 पेज का प्रेजेंटेशन होने से सामने वाले का पेशेंस लूज नहीं करता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का कैपेसिटी है 50 से 60 मिनट वो एट ए टाइम ग्रैब कर सकता है, उसके रैम में उतने जगह रहता है ना। तो इसीलिए देखिएगा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में क्लास टाइमिंग 85 मिनट रहता है, इसलिए प्रेजेंटेशन वगैरह आधे घंटे 45 मिनट में इन चीजों को हम लोग समेट देते हैं। अब तो ये सारा चीज प्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस। हाँ, ये क्या है ना कि ये दुनिया एक गांव है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था। हम लोग नेटवर्क, नेटवर्क मतलब क्या है, अलग अलग क्या कहते हैं इंटिटी को एक साथ, दूर दराज की चीजों को एक साथ समेटने का, है ना, क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट। जैसे कि पहले शिक्षा का क्या तरीका था, गुरु से सामने सामने बैठ के पढ़ाते थे, ठीक। बाद में क्या हुआ, डिस्टेंस लर्निंग शुरू हुआ, अगला वर्जन। फिर क्या हुआ, ये जो तौर तरीका अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम, ये सारी चीजें शुरू हुई। इस सब के जड़ में क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन। इतना कोरोना काल में मतलब इसका इतना वृद्धि हुआ कि सारा स्कूल वाला सबका धंधा इसी पर चल गया। हाँ, सब ऑनलाइन, मतलब मार्केट में लैपटॉप नहीं मिल रहा था, मोबाइल। मेरा भुक्तभोगी है, मेरा बेटा भी उस समय 8वां में पढ़ता था। तो कहने का मतलब क्या है ना, ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो युग आ गया है ना, ये चीजों को और लंबा चौड़ा कर दिया। अमेरिका में हमारे मित्र बैठते थे, हम लोग पटना में बैठ के उनके साथ ईमेल, ये जूम पे कॉन्वर्सेशन कर लेते थे, ठीक है। बेसिक ईमेल इसकी ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, ईमेल में क्या डालें, उसमें मैक्सिमम लिमिटेशन, उसका कोई भी एप्लीकेशन यूज करने से पहले सॉफ्टवेयर वर्ड ही ऐसा है, सॉफ्टवेयर वर्ड ही ऐसा है कि हम उसमें लिमिटेशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसमें रिप्लाई फॉरवर्ड, CC, बस 2 पॉइंट है इसमें। CC इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, मतलब हम किसी को भेज भी रहे हैं और वो सामने वाले को आगे बढ़ रहा है। और BCC का मतलब हम सामने वाले को भेज रहे हैं, जिसको भेजे हैं उसको नहीं पता चल रहा है।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो ये सारा चीज जो है, तो ये सब चीज चलता है और ये सब चीजें लोगों को पता है, इससे बहुत कुछ बताने लायक है नहीं, है ना। अब आगे बढ़ाइए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सारा चीज वही है, जो जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है जस्ट नोट इट डाउन, और इसके अलावा उसमें बोलने लायक कुछ है नहीं। जो सब चीज आप रोजमर्रा में जान रहे हैं, मेन हमको बताना क्या था ना कि आप एग्जैक्टली क्या क्या मिनिमम करके इन चीजों को में आप आ सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, जैसे पेन ड्राइव वगैरह है ना आपका, उसका डेटा कम पड़ गया या ऑनलाइन मटेरियल को हम वहां पे अति कर सकते हैं। गूगल शीट है, जो फॉर्म है आजकल, गूगल फॉर्म है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज है, बहुत सारा आइटम जो हम लोग वहां पर रख लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग कहीं जाते हैं, हम कागज लेके जाने का जरूरत नहीं है, क्लाउड में स्टोरेज है, वहां से उठाए काम कर लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुछ भी ले जाने का जरूरत नहीं है। डिजिटल लॉकर का नाम सुने होंगे, आजकल सर्टिफिकेट वगैरह भी उसमें अलाउ किया हुआ है कि आप रख सकते हैं, है ना। सेंट्रलाइज रिकॉर्ड, एक जगह डेटा रहता है, जैसे कि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोर बैंकिंग, है ना। एक जगह रिकॉर्ड रहता है, आप किसी बैंक का पैसा किसी बैंक से कहीं भी किसी को भेज सकते हैं, यूपीआई देख ही रहे हैं। तो ये सब इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंटिंग बताए थे कि आप प्रिंट, स्कैन, सेव, शेयर, आर्चिव, मतलब प्रिंटिंग एक टूल्स है। और ये देखिए, ये बताने और कहने से नहीं होता है, प्रिंटिंग करने से होता है। प्रिंटिंग जब कीजिएगा, ये सारा चीज जैसे जैसी ये आउटपुट डिवाइस का पार्ट है, तो ये वहां पे करने से बाकी सारा चीज तो ऑनलाइन मिल ही जा रहा है। कैसे कंबाइंड पीडीएफ फाइल को करेंगे, रीनेम फाइल कैसे करना है राइट क्लिक करके, है ना। शेयर डॉक्यूमेंट सिक्योरली, हम कोई डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो उसमें पासवर्ड डाल देते हैं, है ना। स्कैन पेपर, आजकल तो मोबाइल में भी स्कैनर आ गया है। इसका देखिए, फोटो कहीं भी फोटो खींच के भेजना और स्कैन करके, दोनों अलग अलग चीजें। फोटो भेजते हैं तो उसका ओरिजिनल कलर गैप हो जाता है, और स्कैन करके भेजते हैं तो हम लोग साफ सुथरा चीज वहां पहुंच जाता है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतर होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। डेटा सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा, क्योंकि रोज रोज अपडेटेड है। जैसे कि अभी हम लोग एंटीवायरस के बारे में बात किए थे ना, वहां पे मैनमेड प्रोग्राम चलाता था। अभी क्या है ना कि मैनमेड जो है, तो आपको डराने धमकाने का काम होता है ना। आपका चीज हैक कर लेगा। अभी सुनते होंगे कि बहुत लोग आपको मैसेज भेजता होगा कि मेरा फेसबुक हैक हो गया था, मेरे नाम से कोई किसी से पैसा मांग रहा था। तो वहां पे क्या है ना कि सिक्योरिटी मेजर्स, अब जैसे कि आपका देखते होंगे आए दिन कि आपके व्हाट्सएप नंबर को कोई उठता है और किसी ग्रुप में डाल देता है ना। तो उन चीजों को से बचने के लिए सिक्योरिटी प्रोसीड्योर आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है, कंप्यूटर में भी है, कि आप फाइल को सिक्योर रखें। उसके तौर तरीके वहां अवेलेबल है ना। यहाँ पे आप अनजान लिंक सबसे बचना चाहिए, खासकर मोबाइल वगैरह में, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इन सारी चीजों को हम लोग क्लोज करते हैं, है ना। बहुत सारी, एक देखिए, एक सीटिंग में कंप्यूटर स्किल के बारे में तो हम लोग चर्चा कर नहीं सकते हैं। और ये जो जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। और इसमें अगर क्या कहते हैं, किसी को लगे कि कुछ चीजें की जरूरत है, कुछ मदद का जरूरत है, तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा, है ना। और इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बहुत जो अच्छा लगा स्लाइड है आप उस लोगों स्लाइड से। को दिखा दीजिए, जो बचा हुआ वो जल्दी से। और है स्लाइड, जी जी, बताइए, दिखाइए। बस एक एक लाइन बता दिया जाए। हाँ देखिए, वो ये जो शुरू में हम आपको बताए थे कि जिस मतलब उसका क्या रोल है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, उसी के आधार पर सारे काम को बताए थे, उसी से हम बताए थे
उनका काम है डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका काम है डेटा एनालिसिस करना, जिससे वो रिपोर्ट बनाएंगे, जिससे बेनिफिशियरी का रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिल्टर करेंगे, सॉर्ट करेंगे। उससे आप चाहे तो आप उससे अटेंडेंस भी ले सकते हैं। तो ये गूगल फॉर्म्स क्या होता है ना कि आजकल गूगल फॉर्म्स बना लेता है जो बेनिफिशियरी के मेजर ईमेल आईडी से लिंक रहता है। अगर वो अपना ईमेल जिसको आप भेजे वो अपना ईमेल आईडी से, तो उससे एक इंडिविजुअलिटी आती है, यूनिक रहता है ना, कि एक आदमी का फॉर्म दूसरा नहीं भर सकता है, क्योंकि जीमेल है, उसका जो जीमेल है उसके साथ अटैच रहता है। तो इस गूगल फॉर्म का यूज करके हम लोग डुप्लीकेसी को रोक सकते हैं। और ये इससे क्या होगा कि दूर दराज से फॉर्म भरवा करके क्लाउड में हम लोग उसको स्टोर कराते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने का, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था डिजिटल लॉकर, है ना, तो वो सारी चीजें आप वहां पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी सारा चीज वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आप आधार तो आप तुरंत कहीं भी आपको यूजर आईडी मतलब ओटीपी देख करके जनरेट कर लेता है। ओटीपी के बारे में बार बार बोला जाता है कि उसको कहीं किसी को शेयर नहीं करना है, तो उन चीजों से एकदम से बचना चाहिए, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। आजकल आए दिन ओटीपी आता रहता है हर चीज में। और लोग क्या करता है कि एक चीज ध्यान रखिए, मोबाइल यूज करने में भी ओटीपी रिलेटेड मैसेज को वीकली डिलीट करते हैं, ठीक है, या अगर कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो उसको डाल दीजिए, खुद से डिलीट हो, है ना। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मान लीजिए या कंप्यूटर असिस्टेंट, हाँ, इन चीजों को ध्यान रखने से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेहतर चला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारा चीज तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ठीक है। व्हाई एक्सेल इज इम्पोर्टेंट इन ऑफिस वर्क, हाउ कैन डिजिटल रिकॉर्ड सेव टाइम, ये सब चीज हम सीखे हैं इसमें। इन चीजों को आप लोग प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि अभी बताया था ना कि ये सब चीज जितना ये आपको होमवर्क दिया गया है, ये सब चीज को बताइए, शेयर कीजिए, है ना, बना करके बताइए। और इसमें इसी की तरह से क्या कहते, कोई अगर क्वेश्चन हो तो हम लोग बाद में लेंगे, फिर कभी एक दिन करेंगे सेशन। हाँ, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। अब तो इसमें कोई स्लाइड आगे भी है, धन्यवाद लिखा हुआ है सर। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड तो है नहीं, मतलब उधर भेजिए। नेक्स्ट स्लाइड आगे बढ़ाइए, आपका नाम होगा उसमें। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ फाइल। ठीक है, धन्यवाद मिश्रा साहब। अभी हम एक जो वीडियो था वो वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि हमारा 9 बजे से दूसरे कार्यक्रम रहता है, तो उसमें आना इसीलिए ना, कोई बात नहीं है। हाँ, एक वीडियो जो है दिखा दीजिए। हाँ, आप ही का है। गहराइयों में जाने वाले हैं, वो आधुनिक कामकाज की बिल्कुल बैकबोन है, यानी किसी भी कार्यस्थल या ऑफिस को पूरी तरह से मॉडर्न बनाना। ये पूरा विश्लेषण समर्पण A to Z फोरम के 13वें दिन के उस बेहतरीन सत्र पर आधारित है जिसे विशेषज्ञ बोध कृष्ण मिश्रा जी ने प्रस्तुत किया था। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उन बुनियादी बातों को बारीकी से समझना है जो काम करने के पूरे तरीके को हमेशा के लिए आसान और तेज बना सकती हैं। तो इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। स्मार्ट ऑफिस बराबर स्मार्ट वर्क। सुनने में ये कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ कोई कैच फ्रेज या नारा नहीं है। ये असल में वो कोर फिलॉसफी है जो उन सभी डिजिटल उपकरणों को आपस में जोड़ती है जिनके बारे में आज बात होने वाली है। आखिर अंतिम लक्ष्य सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल करना भर नहीं है, बल्कि उस तकनीक की मदद से अपने रोज के काम को बेहद आसान, सटीक और प्रभावी बनाना है। जब ऑफिस स्मार्ट तरीके से काम करता है तो वहां होने वाला हर काम अपने आप स्मार्ट बन जाता है।
तो इस पूरे विश्लेषण का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। 6 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। पहला, ऑफिस ऑटोमेशन की नींव। दूसरा, फाइल्स और फोल्डर्स का मैनेजमेंट। तीसरा, मुख्य ऑफिस सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना। चौथा, क्लाउड टूल्स और कम्युनिकेशन। पांचवा, डेटा की सुरक्षा के लिए साइबर सेफ्टी। और आखिर में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सशक्त बनाने पर बात होगी। तो चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन की नींव, जो सच में आज के मॉडर्न काम का बिल्कुल आधार है। अब देखिए, कोई भी एडवांस सॉफ्टवेयर या जटिल प्रोग्राम सीखने से पहले बुनियादी बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। बिना मजबूत नींव के कोई भी डिजिटल इमारत नहीं टिक सकती। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ऑफिस के रोजमर्रा के कामों को कई अधिक तेजी और कुशलता से पूरा करने के लिए कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना ही ऑफिस ऑटोमेशन है। इसे उन पुरानी प्रशासनिक परेशानियों जैसे कागजों के पहाड़ों में खो जाने के लिए एक सुपर हीरो समाधान माना जा सकता है। चाहे वो दस्तावेज बनाना हो या भारी भरकम डेटा एंट्री, डिजिटल टूल्स इन सभी उबाऊ कामों को चुटकियों में आसान बना देते हैं। लेकिन ये बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरा पुराने तरीकों के दर्द को याद कीजिए। फाइलों का वो अंबार, बहुत ही धीमा कागजी काम, अक्सर खो जाने वाले जरूरी रिकॉर्ड्स और डेटा दर्ज करते समय होने वाली वो छोटी छोटी मानवीय गलतियां। अब इसकी तुलना ऑफिस ऑटोमेशन की इस नई दुनिया से कीजिए। यहाँ समय की भारी बचत होती है, गलतियों की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है और प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त उछाल आता है। डिजिटल रिकॉर्ड्स और तेज कम्युनिकेशन से काम करने का पूरा अनुभव ही बदल जाता है। और इस डिजिटल ऑफिस की सबसे पक्की नींव क्या है? कंप्यूटर का एकदम बेसिक ज्ञान। इसमें हार्डवेयर की पहचान करना शामिल है, जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच का फर्क, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर का सही इस्तेमाल। और सबसे मुख्य बात, ये समझना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो या आपके मोबाइल का एंड्रॉयड, वो एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो इन सभी हार्डवेयर और एप्लीकेशंस को आपस में जोड़कर सुचारू रूप से चलाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, फाइल्स और फोल्डर्स का प्रबंधन, जिसे हम अपना डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट भी कह सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी डेस्क की जहां कागज यहाँ वहां बिखरे पड़े हैं और कोई भी जरूरी कागज समय पर नहीं मिलता। डिजिटल दुनिया में भी फाइलों का यही हाल हो सकता है अगर उन्हें सही से न रखा जाए। इसे सुलझाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। हमेशा अपनी फाइलों को ऐसे नाम दें जिनका कोई साफ मतलब निकलता हो, ताकि नाम पढ़ते ही समझ आ जाए कि अंदर क्या है। अलग अलग विषयों के लिए अलग फोल्डर बनाना, नियमित रूप से बैकअप लेना और उन फालतू डुप्लीकेट फाइलों से बचना जो सिर्फ जगह घेरती हैं, बहुत जरूरी है। एक अच्छा फाइल मैनेजमेंट सीधा समय बचाता है और मेहनत से किए गए काम को खोने से रोकता है। आइए इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। समर्पण डे 13 अटेंडेंस 13 अगस्त 2026.xlsx। ये एक परफेक्ट फाइल नाम का उदाहरण है। इसे देखते ही तुरंत पूरी कहानी समझ में आ जाती है। ये साफ बताता है कि ये समर्पण प्रोजेक्ट की फाइल है, 13वें दिन की है, इसमें अटेंडेंस का डेटा है और तारीख 13 अगस्त 2026 है। एक अच्छी तरह से नाम दी गई फाइल से ढूंढने में बर्बाद होने वाले कई घंटों का समय बचाया जा सकता है। नींव मजबूत हो गई तो अब सीढ़ी के अगले कदम पर चलते हैं। मुख्य ऑफिस सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना, विशेष रूप से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। सच पूछा जाए तो रोजमर्रा की प्रशासनिक जिम्मेदारियों और ऑफिस के ज्यादातर काम का बोझ इन्हीं 3 टूल्स के मजबूत कंधों पर होता है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो पेशेवर पत्र, विस्तृत रिपोर्ट या कोई नोटिस तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन है। फिर आता है एक्सेल, जो डेटा मैनेजमेंट का असली मास्टर है। ये सम और एवरेज जैसे फंक्शंस का उपयोग करके उपस्थिति और खर्चों का बिल्कुल सटीक हिसाब रखता है। और तीसरा है पावर पॉइंट, जो मीटिंग्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का सबसे अचूक टूल है। एक बात का खास ध्यान रखना है, एक्सेल को सिर्फ एक कैलकुलेटर समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस एक विचार पर गौर कीजिए, डेटा प्लस ऑर्गेनाइजेशन बराबर बेहतर निर्णय। स्प्रेडशीट्स केवल नंबरों का खेल नहीं है, वे बड़ी और जटिल जानकारी को इस तरह से व्यवस्थित करती हैं कि कोई भी संस्था उन आंकड़ों के आधार पर सटीक, पारदर्शी और बहुत बेहतर फैसले ले सके। और एक बहुत ही प्रभावी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का असली रहस्य क्या है? इसका सीधा सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल कंटेंट, बिल्कुल स्पष्ट डिजाइन और आत्मविश्वास से भरा प्रस्तुतिकरण। स्लाइड्स को पूरी तरह से शब्दों से भर देना कभी भी अच्छा विचार नहीं होता।
कम शब्दों में लेकिन बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना ही दर्शकों पर सबसे गहरा असर छोड़ता है। हमारा चौथा भाग है क्लाउड टूल्स और संचार, जो इस आधुनिक कार्यालय को बाहर की दुनिया से जोड़ने का काम करता है। जब अकेले काम करने से आगे बढ़कर पूरी टीम के साथ सहयोग करने की बात आती है, तो इंटरनेट आधारित टूल्स किसी जादू से कम नहीं है। लेकिन इसके लिए संचार के कुछ सुनहरे नियमों को समझना बहुत आवश्यक है। सही ढंग से ईमेल बनाना, रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना और सीसी तथा बीसीसी का सही जगह उपयोग करना एक पेशेवर की बुनियादी पहचान है। उदाहरण के लिए, समर्पण ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मंथली रिपोर्ट जैसा एक स्पष्ट सब्जेक्ट लाइन तुरंत बता देता है कि ईमेल किस बारे में है। हमेशा याद रखें, एक प्रोफेशनल ईमेल छोटा, सटीक और विनम्र होना चाहिए। आज के समय में इन इंटरनेट आधारित उपकरणों के फायदे बहुत विशाल हैं। गूगल ड्राइव, डॉक्स, शीट्स, फॉर्म्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे टूल्स के कारण आज कहीं से भी किसी भी समय काम करना संभव हो गया है। इसके सबसे बड़े फायदों में टीम के साथ आसानी से सहयोग करना, फाइलों को तेजी से साझा करना और सबसे जरूरी, सारे रिकॉर्ड्स को एक ही सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज पर रखना शामिल है, जहां से वे कभी खोते नहीं हैं। चलिए अब इस साइकिल को समझते हैं कि आखिर भौतिक कागजों को डिजिटल दुनिया में कैसे संभाला जाता है। ये यात्रा शुरू होती है एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से, फिर उसे स्कैन किया जाता है, उसे पीडीएफ में बदलकर सेव किया जाता है, फिर सुरक्षित रूप से शेयर किया जाता है और अंत में भविष्य के लिए आर्काइव कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पीडीएफ फॉर्मेट की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि ये गारंटी देता है कि दस्तावेज हर डिवाइस पर बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। अब हम अपने 5वें भाग पर आते हैं, साइबर सुरक्षा, यानी अपने इस डिजिटल कार्यालय की रक्षा करना। इंटरनेट की दुनिया में जितनी सुविधाएं हैं, उतने ही खतरे भी। इसलिए हमें अपने सारे गोपनीय डेटा के चारों ओर एक मजबूत डिजिटल सुरक्षा कवच बनाना ही होगा। हमेशा मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। वो पुराना पासवर्ड 123 अब बिल्कुल काम नहीं करेगा। ओटीपी यानी ओटीपी कभी किसी के साथ साझा नहीं होना चाहिए और कंप्यूटर से दूर जाते समय उसे हमेशा लॉक करना चाहिए। बंद कर दें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना और यूएसबी उपकरणों का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधान रहना बहुत आवश्यक है। एक बहुत ही साधारण लेकिन गंभीर चेतावनी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्लिक करने से पहले सोचें। अब हम अपने अंतिम और छठे भाग की ओर चलते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सशक्त बनाना, यानी इन सभी सीखी गई बातों का वास्तविक दुनिया में उपयोग। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान से लेकर साइबर सुरक्षा तक सीखी गई हर एक बात जमीनी स्तर पर काम करने वालों की भूमिका को पूरी